नमस्कार, राम राम सभी को। मैं आपका अपना अमित कुमार। रात के 8 बज चुके हैं और जो कहानियों का सिलसिला है वो बिना रुके जारी है। आज की कहानी यह सिर्फ एक जुर्म की दास्तान नहीं है, बल्कि उस खौफनाक सच का चेहरा है जिसे देखकर जो है आप दहल जाएंगी। यमुनानगर की वो सुबह, घर में माँ और भाई मौजूद थे। जो है सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर उस हंसते खेलते परिवार को जो है कब्रिस्तान बना दिया जाता है। और ये जानते कर आपको सबको हैरानी होगी कि कत्ल करने से ठीक 1 घंटे बाद जो कातिल होता है वो ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने बाल जो है आराम से बैठकर स्ट्रेट करवाता है। आखिर कौन था वो पत्थर दिल इंसान जिसने अपनों को ही बेरहमी से जो है मौत के घाट उतार दिया? पुलिस ने कैसे एक बंद जो सीसीटीवी कैमरा होता है और एक झूठा मैसेज की मदद से जो है इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया था? चलिए जानते हैं आज की जो सच्ची घटना है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी की सच्चाई क्या है? ये कहानी है यमुनानगर इलाके की। यमुनानगर में एक परिवार रह रहा है जिसमें 3 लोग हैं। ये बहुत छोटा परिवार है जिसमें एक माँ है, एक बेटी है और एक बेटा है। माँ जिसका नाम मीना है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 27 साल है, उसका नाम राहुल है। और एक बेटी काजल है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। ये तीनों जो है उस घर में रह रहे थे। काजल और राहुल के जो पिता होते हैं उनकी मौत जो होती है वो काफी टाइम पहले हो चुकी थी। अब ये दोनों जो बच्चे हैं ये अपनी माँ के साथ रहते थे। काजल जो होती है वो एक मोबाइल शॉप पे जो है सेल्स गर्ल का काम कर रही थी। और राहुल जो होता है वो अपना कोई बिजनेस कर रहा था। सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा था। ये संडे की बात होती है, तारीख होती है 23 जून और शाम का लगभग 4 बजे के आसपास काजल जो है किसी काम से बाहर जाती है और उसके मोबाइल पर जो है एक माँ ने मैसेज किया कि बेटी आते टाइम घर के लिए ना 2 पैकेट जूस ले आना। वो जूस खरीदती है और घर पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है तो अंदर का नजारा देखकर जो है उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसके सामने जो उसकी माँ की लाश पड़ी थी, सिर पर किसी चीज का जो है गहरा वार किया गया था। जो है थोड़ा सा खून बह रहा था और वो निडाल पड़ी थी। वो बदहवास भागती हुई अपने भाई का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि राहुल राहुल। जैसे ही वो चिल्लाते हुए दूसरे कमरे की ओर जाती है तो उसकी चीख जो है और बढ़ जाती है। दूसरे कमरे में जो होता है उसका भाई राहुल, उसकी लाश पड़ी हुई थी। राहुल और मीना, इन दोनों की लाशें लगभग एक जैसी हालत में थी। दोनों के जो है सिर पर भारी चीज से वार किया गया था और फिर दोनों का जो है गला घोट दिया गया था, क्योंकि उस पर जो है गले के ऊपर जो है निशान जो थे वो साफ नजर आ रहे थे। काजल इन दोनों लाशों को घर के अंदर देखकर जो है बदहवास चीखते चीखते हुए घर के बाहर कदम रखती है और शोर मचाने लगती है। शोर सुनकर जो है तमाम जो पड़ोसी होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जो काजल होते हैं वो कुछ भी बताने के हालात में नहीं होती। लेकिन लोग जो होते हैं वो अंदर जाते हैं और देखते हैं घर के अंदर जो है काजल की माँ की लाश और काजल के भाई की लाश पड़ी हुई है। उनमें से किसी एक ने जो है वो पुलिस को फोन करता है। पुलिस की जो टीम है वो मौके पर आती है और घर की जो है तलाशी लेनी शुरू कर देती है। दोनों जो लाश थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर में जो तमाम तरह के जो जेवर होते हैं, फिंगरप्रिंट है, वो सारे के सारे उठाए जाते हैं। घर का मंजर जो है वो देखकर कुछ ऐसा लग रहा था जो हर हर कमरे को लगभग जो है तहस नहस कर दिया था। चाहे वो अलमारी हो, चाहे फिर वो बेड हो, चाहे वो अन्य कोई बॉक्स हो, सब कुछ खोलकर जो है कपड़े इधर उधर फेंक रखे थे। ऐसा लग रहा था जिसने यहाँ पर किसी चीज की जो है बहुत ज्यादा देर से तलाशी ली है। अब उधर जो काजल घर की इकलौती जिंदा बची लड़की होती है और इत्तेफाक से वो उस घर से उस टाइम जो है बाहर होती है, वह जो आगे की कहानी बता सकती थी। पुलिस ने उनको नॉर्मल होने के जो है उसको नॉर्मल होने का थोड़ा वेट करती है। इसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है तो वह बताती है कि मैं सुबह करीब 10 बजे घर से निकलती हूँ, उसके बाद मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। फिर जब मैं वापस लौट रही थी तो 2 बजे के आसपास माँ ने मुझे एक मैसेज किया
मैसेज में ये लिखा था कि दो पैकेट जूस के लिए आना आते टाइम। मैंने 2 पैकेट जूस के लिए, उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों की जो है लाश पड़ी देखी। अब पुलिस ने घर से भाई और माँ के जो मोबाइल फोन होते हैं वो मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लेती है। मोबाइल फोन देखा तो वाकई में 2 बजकर कुछ मिनट पर जो है कि माँ, जिसका नाम मीना होता है, ने अपनी बेटी को मैसेज किया था कि जूस लेती आना। अब पुलिस जो है अपनी तफ्तीश को जो है आगे बढ़ाती है, आसपास के लोगों से जो है पूछती है, रिश्तेदारों से भी जब पूछताछ होती है। अब पुलिस की पूरी टीम उस घर के जो है इर्द गिर्द सारे कैमरों को जो है खंगालने की कोशिश कर रही थी। इत्तेफाक से जो है खुशखबरी आती है कि इस घर में भी जो है सीसीटीवी कैमरा लगा है। जिस घर में कत्ल हुआ था उसमें भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में जागने की कोशिश करती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस देखती है कि ये कैमरा 23 जून यानी कि संडे को सुबह 6 बजे से पहले तो ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो इसके सारे वीडियो रिकॉर्डिंग थे वो नहीं थे, इससे गायब थे, यानी कि कैमरा काम नहीं कर रहा था। और जो हार्ड डिस्क होती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। लेकिन 23 जून जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन सुबह 6 बजे से ये कैमरा खराब नहीं था, बल्कि किसी ने सीसीटीवी कैमरे के जो स्विच होता है उसको ऑफ कर दिया था। अब ये बात बड़ी अजीब है कि जिस दिन घटना हुई उसी घर में जिस दिन डबल मर्डर हुआ उस दिन कोई सीसीटीवी कैमरा कैसे बंद कर सकता है? तो आखिर बंद करता भी तो कौन करता? आमतौर पर पुलिस जो होती है अभी तक यही मानकर चल रही थी कि इस घर में जो है चोरी हुई है, लूटपाट हुई है और उसके इरादे से कत्ल हुई है, क्योंकि बाद में पता चला था कि जो घर के सारे गहने थे और कैश था वो गायब था। पुलिस ने काजल को बताया कि उसकी माँ अपने गहने भी वहां रखती थी, लेकिन अगर कोई बाहर का लुटेरा आएगा तो उसे कैसे पता होगा कि किस जगह पर सीसीटीवी कैमरा है, किस जगह पर सीसीटीवी जो कैमरा है उसका स्विच है और कहाँ से जो है उसको ऑन ऑफ करना है। दूसरी बात, उसी दिन सुबह 6 बजे जो कैमरा ऑफ होना पुलिस को जो है थोड़ा अजीब लग रहा था। पहली बार पुलिस को जो शक हुआ और इस वारदात के पीछे जो है ना घर का ही कोई जानकार है। अब पुलिस का काम तो वैसे भी जो है शक पे शक करते रहना है। चूंकि घर के अंदर 3 लोग थे और तीनों में जो है सिर्फ जिंदा बची थी तो वह थी काजल। अब जो पुलिस का सारा शक होता है वो काजल के ऊपर आ जाता है। पुलिस जो होती है काजल से दोबारा पूछताछ करती है। काजल फिर से वही कहानी दोहराती है कि मैं सुबह 10 बजे करीब घर से निकल गई थी, उसके बाद घर में मैं 3 से 4 बजे के दरमियान लौटी थी। माँ ने जूस मंगवाया था और मैं जब जूस लेकर आई दरवाजा खोला तो मेरे सामने लाश पड़ी थी। अब पुलिस ने मोबाइल चेक किया तो सबका मोबाइल चेक किया तो वाकई जो वो बात बता रही थी वो सारी सही निकली। अब जांच आगे बढ़ रही थी लेकिन कातिल का जो है कोई सुराग नहीं लग रहा था। तभी पुलिस ने जो है फैसला किया कि काजल के इस घर के आसपास की जो है जांच शुरू की जाए। अगर उसके घर के अंदर और बाहर जो कैमरा लगा है तो आसपास के लोगों ने भी कैमरा लगा रखा होगा। यमुनानगर में बहुत सारे लोग जो है कैमरा लगा कर रखते हैं। अब पुलिस की टीम जो है घर घर जाकर सबको चेक करने लगती कि क्या किसी और के घर के बाहर कैमरा लगा है या नहीं। काजल का कैमरा तो बंद था, इसलिए पुलिस किसी दूसरे खुले कैमरे की उम्मीद लगाए बैठी थी, इसी की शायद वहां से कुछ मिल जाए। आखिरकार थोड़ी मेहनत के बाद पुलिस को जो है कामयाबी मिल गई। दूर एक घर में एक सीसीटीवी कैमरा मिला और उस कैमरे का जो एंगल था वो बहुत सही था। वो कैमरा उस रास्ते की तरफ दिखाई दे था जिससे गुजरकर कोई भी कादर के घर जाना पड़ता। कादर के घर जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना जरूरी था। उस कैमरे का फोकस वहीं तक था, बल्कि काजल का जो घर है उससे थोड़ा दूर था, लेकिन जो है उसका हिस्सा जो है कवर कर रहा था। तस्वीरें बहुत साफ तो नहीं थी लेकिन धुंधली ही थी ये, लेकिन ये पता चल सकता था उस घर की साइड कौन जा रहा है, कितने लोग आए, कितने गए, कितने वापिस आए। अब पुलिस ने उस कैमरे को जो है जांच करने का फैसला लेती है और फुटेज देखना जो है शुरू कर दिया। काफी जांच के बाद अब पुलिस की जो टाइमिंग थी उसको बहुत बारीकी से देखती है। दोपहर 3 से 4 या 2 से 4 के बीच का वो टाइम देती है, क्योंकि काजल इसी समय घर पे लौटी थी। पुलिस 2 बजे से लेकर फुटेज देखना शुरू किया, फिर 1 बजे, फिर 12 बजे वो समय को जो है पीछे की तरफ ले के जाते हुए चेक कर रही थी, लेकिन उनको जो है कोई फायदा नहीं मिल रहा था। कोई भी काजल के घर आता दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे पुलिस जो पीछे के
फुटेज में जो है पीछे का टाइम चेक करते करते आखिरकार वह सुबह के लगभग 7 बजे के आसपास पहुंच जाती है। उस टाइम वह गौर से देख रही थी, सुबह के 7 बजे यानी कि संडे की शुरुआत 7 बजे कैमरे पर अचानक एक शख्स बहुत ही नॉर्मल तरीके से जा रहा होता है। वह पुलिस को उस टाइम तक कोई शक नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में वो शख्स जो है काजल के घर के अंदर दाखिल होता है। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो पुलिस को लगा कि शायद कोई मिलने वाला आया होगा या फिर चला गया होगा। अब पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी और आगे का फुटेज जो है देखने लगी। आगे का फुटेज देखा तो पाया कि करीब आधे घंटे के बाद वो लड़का कुछ सामान लिए काजल के घर से बाहर निकल के जा रहा है और फिर धीरे धीरे जो है कैमरे की रेंज से बाहर चला जाता है। उस लड़के के जाने के करीब आधे घंटे बाद अब काजल घर से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। अब काजल के जाने के बाद पुलिस जो है सुबह से लेकर दोपहर के 3 से 4 बजे तक के सारे सीसीटीवी फुटेज कंगाल डालती है। काजल के इसी टाइम के बीच काजल की कोई वापसी की फुटेज नहीं थी। काजल करीब सुबह 8-9 बजे के दरमियान घर से निकली थी और उसकी वापसी सीधे 3 से 4 बजे के बीच होती है। इस दौरान न तो वह दोबारा आई ही न ही कोई और शख्स जो उस घर के अंदर दाखिल हुआ था। अब ये दो तस्वीरें जो है गवाही दे रही थी कि कहानी काजल और अनजान शख्स के बीच में ही छुपी है। अब उन्हीं से जो है सच का पता चलेगा। पुलिस जो काजल से फिर से पूछताछ करती है और कहती है कि सच सच बताओ, तुम घर से कब निकली थी? फिर वही काजल जो होती फिर वही रटाया जवाब देती कि मैं सुबह 10 बजे निकली थी, 3 बजे करीब वापस आई। इसके बाद पुलिस उसके सामने जो है वो सीसीटीवी फुटेज की क्लिप रख देती है। पुलिस कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम सुबह 8 के 9 बजे के बीच में घर से निकली थी। तुमसे ठीक पहले तुम्हारे घर से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ, तो उस लड़के के निकलने के फौरन बाद यानी कि लगभग आधे घंटे के बाद तुम घर से बाहर निकल गई थी। अब ये बताओ कि वो लड़का कौन है? पहले तो काजल ने सब कुछ मना कर दिया, उसके बाद कहा मुझे नहीं मालूम ये कौन है, कैसे आया। लेकिन पुलिस का जो है दबाव बढ़ता जा रहा था। अच्छा, इस दौरान में 2 दिन तक जब कातिल से पूछताछ चल रही काजल से पूछताछ चल रही थी, तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो भी आ गई थी। उसमें बड़े बड़े लाइन में स्पष्ट लिखा हुआ था टाइम ऑफ डेथ। मीना और राहुल का मरने का वक्त जो था पोस्टमार्टम में जो दिख रहा था वो करीब सुबह 8 के 10 बजे के बीच का था, जबकि काजल का बयान था कि उसके घर से निकलने के बाद मां ने उसे मैसेज किया था, वो दोपहर के 2 बजे के बाद का था। इसका सीधा मतलब ये निकलता कि कत्ल से 3 या 4 घंटे पहले हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वक्त करीब 6-7 घंटे पहले का बता रही थी। अब पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल और मैसेज के टावर की लोकेशन जो है उसको खोजना शुरू किया। जब माँ के फोन से मैसेज गया और काजल के पास पहुंचा तो पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली। पुलिस को पता चला कि दोनों मोबाइल का टावर लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा था। वो जो है जगह होती है वो घर नहीं बल्कि घर के बाहर की मार्केट थी। इसका साफ मतलब था कि जब वो मैसेज किया गया तो माँ का फोन भी काजल के पास ही था, यानी काजल ने ही अपनी माँ के फोन से खुद को ही मैसेज किया था ताकि वह कत्ल के वक्त को बदल सके। मौत का वक्त, लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे सब बंद होना और घर के बाहर वह अनजान शख्स, ये सारी चीजें अब सीधे काजल को शक के घेरे में खड़ी कर रही थी। अब पुलिस जो उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर देती है तो काजल के पास कोई जवाब नहीं था। काजल ने जब जुबान खोली तो पूरी कहानी में एक नया किरदार सामने आया, उसका नाम था किरसन। पुलिस जो होती है किरसन को पकड़ कर ले आई। जब किरसन और काजल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू हुई तब जाकर उन्होंने वो जो है पूरी खौफनाक कहानी सुनाई। वो कहानी वाकई बेचैन कर देने वाली थी। ये वही कहानी थी जिसे देखकर मैं बार बार कहता हूँ कि अब कोई रिश्ता जो है बचा ही नहीं है। इन दोनों की पूरी कहानी का सार बस यही था कि मैं अपनों ने ही जो है अपनों का खून कर दिया। काजल अपनी माँ और भाई के साथ रहा करती थी। बचपन में भाई और बहन की उम्र में कुछ ज्यादा फैसला नहीं था, महज 2 साल का अंतर था। दोनों जो है साथ साथ पले बढ़े थे। घर वालों को बेटे से जितना प्यार था बेटी से भी उतना ही प्यार था। वे काजल को बिल्कुल बेटों की तरह कपड़े पहनाते, उसे लड़कों की तरह रखते, उनके बाल भी जो है छोटे छोटे रखते थे। धीरे धीरे इसी माहौल में काजल पली बढ़ी थी। माँ बाप को लगा कि दोनों बच्चों को एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसमें कोई कुछ गलत भी नहीं है। पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि बड़ी होकर काजल के मन में क्या चल रहा है, वो किस दिशा में जा रही है। लड़की जैसी कोई हरकत नहीं करती थी, न ही वो वैसे कपड़े पहनती थी। वह
तब भी खुद को लड़का ही मानती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई उसने खुद को हमेशा लड़कों के साथ रखा, लड़कों के साथ खेलना, उन्हीं के साथ उठना बैठना, उनकी कोई सहेली नहीं थी। जब और वह और बड़ी हुई तो माँ को फिक्र होने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम लड़की हो, थोड़ा लड़कियों की तरह रहा करो, ये क्या लड़कों जैसे तौर तरीके पाल रखे हैं। इस बात को लेकर जो है अक्सर माँ और बेटी में झगड़ा होता था, यहाँ तक कि उसमें नवाब नाम से एक आईडी भी बनाई थी जिस पर बहुत सारी रील डालती थी। हर रील में वह लड़कों जैसे कपड़े पहनती और लड़कों की तरह ही रहती थी। उनके सारे दोस्त जो है वो भी लड़के ही थे, जिस वजह से माँ बाप उसे हमेशा रोकते टोकते रहते थे। फिर एक वक्त जो है ऐसा आया कि जब उसने अपनी एक सहेली यानी कि अपने भाई राहुल की शादी करवा दी, लेकिन उस सहेली के साथ भी काजल के कुछ अजीब से रिश्ते थे, जिसकी वजह से बाद में राहुल का रिश्ता जो है टूट गया और शादी के बाद पति पत्नी अलग हो गए। फिर राहुल की शादी एक दूसरी लड़की से हुई, यानी कि काजल के भाई की दूसरी शादी जो है उससे भी घर का माहौल बहुत अजीब लगा, वह भी राहुल को जो है छोड़कर चली गई। अब इन सारी चीजों के लिए जो है राहुल और राहुल की माँ काजल को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। काजल इन चीजों को लेकर जो है परेशान होने लगी। हालांकि काजल जो है उसी घर में रहती थी, लेकिन वह फर्स्ट फ्लोर पर अपने एक अलग कमरे में शिफ्ट हो गई। एक ही छत के नीचे तीनों रहते थे, लेकिन आपस में जो है कभी कभी बातचीत नहीं होती थी। धीरे धीरे वक्त जो है बीतता है और काजल को लगने लगा था कि ये माँ और भाई उसकी जिंदगी के लिए रुकावट है। अब इस हद तक पागल हो गई थी कि उसे लगा था कि अगर इन दोनों को मार देना चाहिए। काजल ने जो है मन में ठान लिया कि वह अपनी माँ और भाई को खत्म कर देगी, लेकिन अकेले में अकेले उसकी बस की बात नहीं है। तो उसने सोचा कि क्या करूं। तभी उसे याद आया कि उसकी फैमिली में उसकी मौसी और मेरे भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर जो है पुराना झगड़ा चल रहा है। उसने सोचा कि क्यों न इस झगड़े का फायदा उठाया जाए। उसके मामा के दो बेटे थे, एक का नाम ईशान था और दूसरे का नाम जो है किरसन था। उसकी कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जिससे लेकर विवाद था। अब धीरे धीरे काजल ने अपने मेरे भाइयों यानी ईशांत और किशन से नजदीकियां जो है बढ़ानी शुरू कर दी। हर रोज उसे ईशांत से सीधे शब्दों में कहा कि देखो मैं बहुत कर्जे में डूबी हूँ और मुझे दो कत्ल करने हैं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी और साथ में जो मेरी माँ के पास जो तुम लोगों की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे रही है वो मकान भी मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। ईशांत पहले तो लालच में तैयार हो गया, लेकिन जब उसने पूछा कि कत्ल किसका करना है और काजल ने जब अपनी माँ और भाई का नाम लिया तो वह बुरी तरह से घबरा गया। ईशांत ने जो है साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ये कत्ल नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान जो है उसको सब कुछ पता चल चुका था। तो उसने काजल से कहा एक काम करो, तुम किसी और से करा लो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। काजल अब सोच में पड़ गई कि आखिर अब करे तो क्या करे। ईशांत के मना करने के बाद काजल ने अपने दूसरे भाई यानी कि छोटे भाई कृष्ण को पकड़ा। उसने कृष्ण से कहा देख, ईशांत ने तो मना कर दिया, लेकिन अगर तू मेरी मदद करे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये नकद दूंगे, साथ में वो मकान भी तुम्हारे नाम कर दूंगे। कृष्ण को भी अपनी मामी से बदला लेना था, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर जो उनके साथ पुराना झगड़ा चल रहा था। लालच और नफरत के चक्कर में वह जो है इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद 23 जून को वह मनुष्य सुबह आई। कृष्ण जो काजल के घर पहुंचा और उस वक्त काजल का भाई राहुल किसी दूसरी जगह बैठकर सेव कर रहा था। काजल ने चुपके से कृष्ण को घर के अंदर बुला लिया। काजल अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहां किसी वजनी चीज को उठाकर उसके सिर पर वार करती है। वह मोबाइल के चार्जर से उसका जो है गला घोट देती है। जब वह ये सब कर रही होती है तभी शोर सुनकर अचानक जो है राहुल वहां आ जाता है। राहुल को देखते ही दोनों काजल और कृष्ण ने उसे जो है पकड़कर काबू में कर लेते और उसके सिर पर जो है ताबड़तोड़ वार करते और फिर मोबाइल के चार्जर केबल से जो है उसका भी गला घोट देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद कृष्ण वहां से निकल जाता है। काजल थोड़ी देर में वही रुकती, फिर करीब आधे घंटे बाद वह भी कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल जाती है। जाने से पहले वह अपनी माँ के सारे जेवर निकाल लेती है, उन्हें अपनी स्कूटी की डिग्गी में डाल देती है ताकि पुलिस को लगेगी यहाँ लूटपाट और चोरी का मामला हुआ था। अब देखिए, अपनी सगी माँ और भाई का कत्ल करने के बाद वह घंटों तक बाहर क्या करती है, वह घर से निकलकर मार्केट में जो है बेवजह घूमती रहती है। उसे लगता है कि उसे बस टाइम पास करना है ताकि घर से ज्यादा देर बाहर रहने का बहाना मिल सके और एक झूठी कहानी गढ़ सके। इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार वह एक ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती है। 2 कत्ल करके आने के बाद वह पार्लर में अपने जो है बाल स्ट्रेट करवाती है। जब पार्लर में अच्छा खासा वक्त बीत जाता है तो फिर उधर उधर घूमते हुए माँ का मोबाइल जो है वो उसके पास ही होता है। उसने माँ के मोबाइल से जो खुद को ही एक मैसेज किया कि आते
निकलते वक्त 2 जूस ले आना, ताकि पुलिस को यह टाइमिंग मिल सके कि उस वक्त तक जो माँ है वो जिंदा थी। इसके बाद वह सच में जूस लेती है और दोपहर को करीब 3 बजे के आसपास घर में दाखिल होती है। प्लानिंग के हिसाब से वह घर पहुंचते ही शोर मचाती है। पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन एक बंद सीसीटीवी कैमरे ने जो है पूरी कहानी बदल दी। पुलिस का दिमाग ठनका कि अगर घर के अंदर कोई बाहर का लुटेरा लूटपाट करने आएगा तो वह अचानक से इस तरह से कैमरे बंद नहीं करेगा। बंद कैमरे ने पुलिस को पहला क्लू दे दिया था और दूसरे खुले कैमरे ने फिर दूसरा क्लू दिया। इस तरीके से अब जो है काजल और कृष्ण इन दोनों को पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में ईशांत को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि इंसान उस वक्त घर पे नहीं था, न वो कत्ल में शामिल था, लेकिन इस कत्ल की साजिश के बारे में जो है उसको पूरी जानकारी थी। यहाँ तक कि कत्ल के बाद कृष्ण ने ईशांत को बताया था कि घर की फोन के हम दोनों ने उनको मार डाला है। कायदे से अगर आप किसी की साजिश में शामिल हैं तो आप भी जुर्म के जो है बराबर के हिस्सेदार हैं, आप के ऊपर भी वह सारी धाराएं लगेंगी। अगर ईशांत को इस साजिश के बारे में मालूम था और वह वक्त रहते पुलिस को या फिर राहुल उसकी माँ को बता देता तो आज ये 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। बेशक उसके हाथ में खंजर नहीं था, लेकिन वह खंजर चलाने वाला है इसकी जानकारी उसको थी, इसलिए वो भी इस जो गुनाह किया था इसका बराबर हिस्सेदार था। पुलिस ने काजल, कृष्ण और ईशांत को तीनों को कस्टडी के बाद अब जो उनको जेल भेज दिया है। अब जो है इनकी चार्जशीट दाखिल हो गई, फिर इंसाफ का पहिया घूमेगा। लेकिन इनके साथ फिर से एक पवित्र रिश्ता जो है वो लहूलुहान हो गया। एक बेटी जिसने अपने भाई को मारा, एक बेटी जिसने अपनी माँ को मारा, एक भांजे जिसने अपनी ही मामी और मेरे भाई की जान ली। सिर्फ लालच, नफरत ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब न तो काजल को जायदाद में हिस्सा मिलेगा, न ही कृष्ण को। वह अब जेल की सलाखों के पीछे लड़कियों के कपड़े पहने या लड़कों के, इससे अब किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी पहचान जो है अब सिर्फ एक कातिल की रह गई है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची क्राइम की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।